प्यारे दोस्तों, साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ कि दुनिया में तो हमेशा बदलाव हुआ है, मैं बार बार कहता हूँ, और आगे भी होगा। मगर मैं जब ये याद करता हूँ कि जब मैं 82 साल में चल रहा हूँ, 82वें साल में बहुत कुछ पिछली यादें हैं, कुछ समझी, भूला तो कोई नहीं हुआ। जब ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई थी, लेनिन 1917 में, और जार को मार के भागे, और इन्होंने कहा कि जनता का, मजदूर का, किसान का की सरकार होगी है और सबको इक्वल होगा, राइट। जो मार्क्सिस्ट थ्योरी थी वो उस पर बेस्ड था। वो जो लेनिन आए थे वो भी कहते हैं उसको जर्मनी ने फाइनेंस किया था उस लड़ाई को। तो कोई ना कोई तो चीज़ होती है, बिना बैकिंग के कोई एक आदमी जो है नहीं कर सकता। सोवियत यूनियन बना, लेनिन एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी था। उसके बाद स्टालिन, जोसेफ स्टालिन, उसकी भी गिनती बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी और क्रांतिकारी में हुई। क्यूबा में भी एक ची गवेरा था और फिडेल कास्ट्रो, वो भी बहुत बड़े रेवोल्यूशन थी। फिडेल कास्ट्रो जो ची गवेरा था वो तो मारा गया, और कास्ट्रो जो था वहाँ का प्रेसिडेंट बना क्यूबा का। ऐसे बहुत हुए हैं, एक नहीं। अब मैं याद करता हूँ जो अल्जीरिया था, ये फ्रांस की कॉलोनी था, जैसे इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी थी। अल्जीरिया में बहुत खून खराबा हुआ, बड़े क्रांतिकारी हुआ रेवोल्यूशन। मगर जब फ्रांस ने उसको आज़ाद कर दिया, जो रेवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, वायलेंस तो किया उन्होंने। मैं वो खुद वायलेंस की भेंट चढ़, भेंट मेला होता था एक वहाँ, सबकी हत्याएं हुई आपस में। अब तो खैर काफ़ी सालों से अल्जीरिया में शांति है, अमन शांति है, मुल्क तरक्की कर रहा है। और फ्रांस के अंदर ये अल्जीरिया से जो आदमी माइग्रेट होके गए थे, जो उसकी कॉलोनी थी, बहुत बड़ी तादाद है, तकरीबन 30% जो है फ्रांस में मुस्लिम्स हैं। पेरिस में भी बहुत है, जो कैपिटल है फ्रांस की। और मैंने देखा वहाँ पे 6 कमांडो हाईली असॉल्ट राइफल लिए हुए जगह जगह घूमते रहते हैं। इसका मतलब कि वहाँ पे जो है टेररिज्म बहुत ज़्यादा है। और ये उसमें फ्रांसीसी जो है मूल के, वो आदमी टेररिज्म में शामिल है, मुझे उसकी कम उम्मीद है। ये जो अफ्रीका से, अल्जीरिया भी एक अफ्रीकन कंट्री है, ये जो माइग्रेट होके गए हैं, ज़्यादातर इनका हाथ है। अब मैं ज़्यादा तो नहीं घूमा पेरिस में, एफिल टावर जो था वहाँ मैं देख रहा था हमेशा 2-3 जो है उनकी गाड़ी पीछे खड़ी रहती थी, और 6 के उस ग्रुप में ज़्यादातर आदमी लोग तो अफ्रीकन भी थे, गोरे भी थे, काले भी थे। तो जो लिबरेशन होता है, क्रांति होती है, उसमें हिंसा हत्या होती है। मगर एक चीज जो है हिस्ट्री में जो पक्का है, पुख्ता, वो क्रांतिकारी रेवोल्यूशन तब तक रहते हैं जब तक कि उनको स्टेट पावर नहीं मिलती। और स्टेट की, सरकार की पावर नहीं मिले, उसके क्यों चाहिए? वो पैसा कमाए, और जनता की सेवा कुछ नहीं है, झूठ बात है। देश सेवा और जनता की सेवा कुछ नहीं होती है, माल पत्ता चाहिए। तो ये हमें इतिहास बताता है। माओ तुसे तुम भी कम्युनिस्ट थे, गवर्नमेंट अभी भी चल रही है, वो भी चांग काई शेक को हरा के उन्होंने 1949 में, पहले तो चांग काई शेक और माओ तुसे तक दोनों मिलके जापानियों के खिलाफ लड़े थे, फिर आपस में लड़े।
और हारने के बाद चांगकाई शेक तो चले गए फॉर्मोसा, जिसको ताइवान बोलते हैं, और माओ तू से तुमने जो है ये बाकी पे कब्जा कर लिया। वो ताइवान जो है वो भी सब चाइनीज मूल के ही आदमी है, और चाइना की पॉलिसी है कि वायलेंस मत करो, इंतजार करो वक्त का। जैसे हांगकांग था, ये ब्रिटिश कॉलोनी थी, 99 ईयर्स के बाद बिना शांतिपूर्वक लीज खत्म हुई तो चाइना के पास आ गई। ये मकाओ जो पुर्तगीज कॉलोनी थी, उस पर भी वो अटैक नहीं किया, वायलेंस नहीं किया, अपने आप ही वापिस आ गई जब वहाँ पे पुर्तगाल में सालाजार का राज खत्म हुआ। मैं इंडिया में 1961 में नेहरू ने वेट नहीं किया, इंतजार नहीं किया जैसे बहुत उसे तुमने किया था। इसने गोवा पे अटैक कर दिया, उस पर कब्जा कर लिया। कोई फायदा नहीं होता, अल्टीमेटली आ ही जाना था। वक्त होता, सरकारें बदलती है। पुर्तगाल में भी सालाजार का राज खत्म हुआ, डेमोक्रेटिक आए इलेक्शन से, उसकी साला डिक्टेटरी खत्म हुई, तो सब कॉलोनी मकाओ के साथ गोवा भी आ जाना था इंडिया में। जैसे गोवा चीन में चला गया, गोवा इंडिया में आ जाना था बिना कुछ किए। क्यों अपना मुंह काला करो हिंसा हत्या है? क्या ज़्यादा हिंसा हत्या तो नहीं हुई थी उसमें। तो ये इतिहास बताता है कि जो आदमी को अट्रैक्शन होता है सबको, जो क्रांतिकारी होता है उसकी तो सबको होता है, रोलिशो सबको होता है, मगर जो सत्ता में आ जाता है, वो गवर्नमेंट में आ जाता है, तो फिर तो उसको परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी ना, अपनी काबिलियत, कि जिसने सत्ता में आया जनता की भलाई के लिए, तो जनता की भलाई करके दिखानी पड़ेगी ना। और वो भलाई करना, अनडेवलप को डेवलप करना, अविकसित को विकसित करना, इतना प्यारे दोस्तों आसान नहीं है कि बैकवर्ड इकोनॉमी को डेवलप इकोनॉमी बना दो। उसके लिए बहुत बड़ा विजन चाहिए और लंबा टाइम चाहिए। ये जो जितने भी क्रांतिकारी होते हैं, रोलिशी होती है, इन पर लंबा टाइम नहीं होता। इसलिए ये विकास दिखा नहीं पाते जनता को, तो जनता का जो पब्लिक का अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाता है। अट्रैक्शन खत्म होता है, रोलिशन की क्रांतिकारी की हत्या हो गई, मौत हो गई, सेल्फ कंप्लीट मौत, आत्महत्या हो जाती है। ये हमें इतिहास बताता है। तो ये तो मैंने आपको चीन की, रशिया की, सोवियत यूनियन की और फिडेल कास्ट्रो जो था क्यूबा का, उनकी बातें बताई, अलजीरिया की बात। अब आप आज अपने घर में आ जाओ, सबसे पहले अपने घर में देखिए आप कि यहाँ पे भी बड़े क्रांतिकारी हुए। सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस तो क्रांतिकारी नहीं था, वो तो नॉन वायलेंस वाला था, कांग्रेस पार्टी में उसका अध्यक्ष भी रहा, पर गांधी को पसंद नहीं था, वो तो इसको इस्तीफा देना पड़ा। वो वायलेंस में विश्वास नहीं करता था, अच्छा आदमी था। अब कांग्रेस के अलावा जो है वो तो शांति है पसंद, सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन, उसके साथ उन्होंने सत्ता प्राप्त करने की कोशिश की और की, उन्होंने कामयाब हुए और जनता की भलाई भी करने की कोशिश की, डेवलपमेंट भी करने। 5 ईयर्स प्लान बनाए रशिया के तर्ज पे और चाइना की तर्ज पे। पहला 5 ईयर प्लान जो था 1952 से चालू हुआ था। तो ये 1925 में, 1915 में तो हिंदू महासभा बनी, उसका भी विश्वास हिंसा हत्या में था।
इसलिए वो कभी सत्ता में नहीं आ पाई और ख़त्म हो गई। राष्ट्रीय सेवा संघ, मैंने इसके कल के और परसों के वीडियो बात की थी। अब मैं उस सीरीज में थर्ड ये बना रहा हूँ, तीसरा। ये भी एक किस्म का क्रांति और रेवोल्यूशन वाली बात थी। इनका था हिंदुओं को एक करो, और कोई दूसरा पर्पज नहीं था। एक क्यों करो? उसके लिए अब कोई तो आपको टारगेट चाहिए, कोई तो आपको दुश्मन बनाना पड़ेगा जिससे लड़ना आपको। तो वो थे मुसलमान, ईसाई और सिख, जिन्होंने सनातन धर्म, वो नीची जाति के थे जो धर्म छोड़ा, मजबूर थे, छोड़ना पड़ा। उन पर अत्याचार होते थे, छुआछूत होती थी। जितने मुसलमान बने या तो सूफी संतों के इधर में, या वो नीची जाति वाले, ऊंची जाति वाले जो परेशान होके बने। वो ईसाई बने, मुसलमान बने, सिख बने। तो इसलिए तीनों मजबूत जातिवाद कोई खत्म। उसूल तो था, हो नहीं पाया। सिखों में भी राय सिंह शूट सिख कहलाते हैं। 62 वार के बाद जो ये जाट सिंह या हाई सिख, हरी पगड़ी वाले होते, पहले सिख रेजिमेंट यही होती थी। वो 62 की त्रिशूल की वार के बाद था। वो मैंने कई वीडियो का जिक्र किया। वहाँ पे जो राय सिंह शूट था, उन्होंने खाना उठाने के बुलाए तो हाई कास्ट वाले सिखों ने खाना नहीं खाया, भूखे रहे, मारे गए चीन के हाथों। तो एक कास्टिज्म जो है, जातिवाद, आज भी खत्म नहीं हुआ। तो मैं तो देख रहा हूं कि जातिवाद दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो आरक्षण, ये रिजर्वेशन की जो पॉलिसी हुई, उसमें सबको वही चाहिए। मुझे मेरा तो पक्का कर दे सरकार, पढ़ाई में भी और नौकरी में भी। तो प्यारे दोस्तों, उससे जातिवाद बढ़ा, कम नहीं हुआ। अब जो जैसे हिंदू महासभा का अट्रैक्शन था, हिंदू एक था, आरएसएस का भी अट्रैक्शन था, मगर पिछले 11 साल से, हालांकि आरएसएस इलेक्शन नहीं लड़ता, उसके जो पिल्ला है, पहले भारतीय जनसंघ होता था, ये अब भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी, इलेक्शन ये लड़ते हैं। अब ये सत्ता में आ गए, सत्ता में वोट कमाने के लिए लूटपाट और रिश्वतखोरी। अब उसने, नरेंद्र मोदी ने 11 साल में आरएसएस को भी माला माल कर दिया। 2.5-3 लाख करोड़ 12 मंजिल के दिल्ली में और नागपुर में ऑफिस बना दिए। 600 ऑफिस डिस्ट्रिक्ट में बना दिए 10-10 करोड़ के। जो फर्नीचर था, टूटी हुई चप्पल फटकार हुआ चलता था सड़क पे प्रचारक, आज वो एसयूवी में चल रहा है। मोहन बाग में जो दीनदयाल उपाध्याय ट्रेन में जा रहा था कानपुर से मुगलसराय, उसी के आरएसएस के आदमी उसकी हत्या कर दी, गला दबाकर ट्रेन के नीचे धक्का दे दिया। तो इसलिए मोहन बाग तो एग्जीक्यूटिव क्लास में चलता, बिजनेस क्लास में, हवाई जहाज में, ये ट्रेन से नहीं चलता। 8 सीआरपीएफ के कमांडो वो इसकी सिक्योरिटी में। इससे पहले बाकी सब जो थे बिना सिक्योरिटी के चलते थे। कोई 2-4 होते होंगे आरएसएस के स्वयंसेवक। ये जो 24 घंटे के सिक्योरिटी, अब आरएसएस के दफ्तरों में सरकारी सिक्योरिटी। आम पब्लिक से तो मिलते थे, अब नहीं मिलते, क्यों? अब तो माला माल हो गए, पैसा आ गया है। तो प्यारे दोस्तों, जिस दिन कोई भी क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी सत्ता में आ जाएगा, और सत्ता में आने का एक ही उद्देश्य है, पैसा कमाओ, लूटो जनता को। दूसरों को मकसद ही नहीं है। इलेक्शन में कितने, पंचायत के इलेक्शन में 1 करोड़ रुपया खर्च होता है, म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन में होता है कई करोड़ रुपया, एमएलए में तो कहते 4-5 करोड़ होता है, और लोकसभा के मेंबर 20-25 करोड़ रुपया खर्च होता है। लेकिन पार्टी, अब बीजेपी ने 18,000 करोड़ खर्च किए, ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स है जो थे। तो जो आरएसएस का जो पर्पस था, एक एनजीओ
नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो सरकार चल रहा है, भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है। बैकडोर ड्राइविंग, और बाल ठाकरे भी ऐसे ही करता था, शिवसेना वाला। तो प्यारे दोस्तों, क्या ये आत्महत्या की तरफ बढ़ रहा है? जब सत्ता में दखलंदाजी दे रहा है, सत्ता को कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहा है आरएसएस, तो क्रांतिकारी तो नहीं बचा, वो सत्ता भोगी बन गया। तो अब इसकी भी मौत निश्चित है। अब कब होती है मैं नहीं समझता। को 100 साल हुए, अगले 25 साल भी जिएगा, इतना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि सत्ता जो है वो पॉइजन है, जहर है। जो सोनिया गांधी थे, मनमोहन सिंह ने जब प्रधानमंत्री थे, 2 दफे राहुल गांधी को ऑफर किया कि तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। सोनिया गांधी ने, उसकी मां ने उसको अलाउ नहीं किया। उसने कहा सत्ता जो है पॉइजन है, जहर है। क्योंकि उसके पति राजीव गांधी, उसकी सास इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। वो अपने बेटे को बचाना, हर माँ अपने बेटे को बचाना चाहती है बच्चों को हत्या से। तो सोनिया गांधी ने भी ये कहा कि पावर इज पॉइजन, शक्ति जहर है, सरकारी शक्ति। अब ये आरएसएस वाले सारी सरकारी शक्ति, गवर्नमेंट पावर पे जी रहे हैं, मौज कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये मौज जो है ज़्यादा लंबी नहीं चलने वाली। जब तक ये टूटी हुई चप्पल फटकारते हुए 2 आने के चने लेके काम नहीं करेंगे संघ के लिए, तो फिर पैसे के मौज मस्ती करेंगे, तो उसकी फिर आत्महत्या होनी है। किसी दूसरे पब्लिक का जो अट्रैक्शन है होता है क्रांतिकारी के लिए, ये क्रांतिकारी तो बचे नहीं, ये तो सत्ता भोगी बन गए। बाहर बैठ के बैकडोर ड्राइविंग कर रहे हैं, या बीजेपी फ्रंट रोड ड्राइविंग कर रही है। पीछे से बीजेपी की छुट्टी आरएसएस के हाथ में। तो प्यारे दोस्तों, ये सत्ता जहर है क्रांतिकारी के लिए। उसका अट्रैक्शन भी खत्म होता है क्रांतिकारी का, जो आम जनता को उसके लिए होता है, इज्जत होती है, इकबाल होता है क्रांतिकारी का, वो खत्म हो जाता है जब वो सत्ता कैप्चर कर लेता है। उससे पहले नहीं होता। तो अब ये सत्ता में आ गए, 11 साल तक खूब लूटपाट कर रहे हैं, पावर का मिसयूज कर रहे हैं, मिसयूज अब्यूज। वैसे 409 क्रिमिनल ट्रस्ट भाई पब्लिक सर्वेंट है, वही तो पब्लिक सर्वेंट है, तो नौकरी है ही नहीं। जो प्रधानमंत्री है, मंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, मंत्री है, ये एमएलए एमपी है, तो पब्लिक सर्वेंट तो ये है ना। प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट 1988 में और सेक्शन 21 आईपीसी में भी पब्लिक सर्वेंट है, जनता के सेवक है, सब नोट कमाने में लग रहे हैं। तो खैर न कमाओ, ये जो नोट कमा रहे हैं ये जहर कमा रहे हैं, पॉइजन। तो सत्ता जो है, सत्ता सुख भोगे, तो जो आपकी क्रांतिकारी भावना है, जज्बा है, वो खत्म हो जाता है। जब खत्म हो गया तो बचा क्या? तो जब आप क्रांति की भावना छोड़ दोगे, क्रांतिकारी छोड़ के सत्ता भोगी हो गए, बिजनेस क्लास में चलने लगे, थर्ड क्लास अब तो थर्ड क्लास होती नहीं रेल में, सेकंड क्लास होती, पहले होती थी। क्या मैं तो कभी चला नहीं थर्ड क्लास, पता नहीं, कोई याद नहीं है। फर्स्ट क्लास में चला या सेकंड क्लास में चला। हवाई जहाज में तो इकोनॉमी क्लास में चलता हूँ। तो मुझ पे ज़्यादा पैसे वैसे हैं, सरकारी नौकर में कहाँ होते हैं। अब तो नौकरी भी खत्म हो गई, बेरोजगार हो गया, पेंशन मिलती है। क्या है, मैं हवाई जहाज के टिकट वगैरह में बच्चे खरीद देते हैं मुझे, तो मुझे चिंता नहीं है। अब 82 साल की उम्र में
ट्रेन में चलना बस की नहीं बचा, बसों में और रेलगाड़ी में। मगर ये जो इनकी क्रांति की जो भावना होती है, उसका जो जलवा होता है, इकबाल होता है, जो सत्ता में आते खत्म हो जाता है धराशायी। और जब धराशायी हो गया तो बचा क्या? कंकाल। उसके हड्डी के कंकाल को लेकर कोई क्या करेगा? ये प्यारे दोस्तों बहुत बड़ी सच्चाई है। जो सच्चाई है तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।